समाधि का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इसमें जो रियल मीनिंग है समाधि का कहीं ना कहीं वो मिस आउट कर देते हैं। और आज हम इस पॉडकास्ट में इसको थोड़ा सा इनलाइटन करेंगे कि व्हाट इज समाधि based on my experiences in the text which I have read in Patanjali Yoga Sutra, because the term samadhi has been coming from Patanjali only. All the things like Nirvikalp Samadhi and Nirbij Samadhi, Bij Samadhi, other samadhis, kind of samadhis which are there, came from the textbook of Patanjali Yoga Sutra. So what is a samadhi, we'll see actually. So see, there always has been what is let's understand what is samadhi first. धी का मतलब होता है बुद्धि, सम का मतलब होता है न्यूट्रलिटी यानी जीरोनेस, डिसएक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन ऑफ द बुद्धि. दैट डज नॉट मीन कि बुद्धि आपकी इंपेयर्ड है और विकलांग हो गई है. इट मीन्स दैट द माइंड इज नॉट ऑक्यूपाइड विद एन ऑक्यूपेशन. माइंड एक ऑक्यूपेशन से एक व्यस्त नहीं है. माइंड इज नॉट बिजी टू परस्यू टू गेट समवेयर और टू बी समथिंग. तो होता क्या है कि एक स्टेट होती है कि जब आप बैठे हुए हो, और जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन में चले गए और ये वो, नॉट दैट. आप बैठे हुए हो और आपका माइंड जो है वो एम्प्टी है. क्यों? क्योंकि आपको ये भी समझ में आ चुका है कि डिजायर में कुछ है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बल मैं पहले बहुत बात कर चुका हूं इसके बारे में, डिजायर में क्यों कुछ नहीं है. अभी मैं इसमें स्ट्रेट बात करूंगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ रहा है डिजायर, क्योंकि समाज का प्रेशर और ये सब जो मैंने बनाए वीडियो, उसमें आपको समझ में आएगा कि दो टाइप के डिजायर होते हैं. एक होता है समाज का प्रेशर वाला डिजायर और एक होता है आपके खुद के प्रेशर वाले डिजायर्स. तो इन दोनों में ही आदमी पिसा रहता है और ग्रैंडियोसिटी अपनी बढ़ाता रहता है. मतलब अपने आप को ग्रैंड करना चाहता है वो, कि कोई समाज का प्रेशर है डिजायर का कि अफसर बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, नेता बन जाऊं, घर बनवा लूं, ये कर लूं, तो लोग मुझे ग्रैंड मानने लगेंगे. और इनफैक्ट मैं अपने आप को ग्रैंड मानने लगूंगा, बड़ा मानने लगूंगा. तो ये दोनों ही इल्यूजन है. या तो आदमी अपने डिजायर्स को पूरा करता है खुद को ग्रैंड बनाने के लिए, और नहीं तो आदमी समाज के डिजायर को पूरा करता है ग्रैंड बनाने के लिए. जैसे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो अब आपको डॉक्टर बनना है. जब तक आप डॉक्टर बन नहीं जा रहे हो तब तक आप एक माइनर हो, एक टाइनी लिटिल कैरेक्टर हो, जिसको अगर हम स्लैंग्स में बोले तो लेट्स नॉट यूज दिस वर्ड, तुच्छ प्राणी हो. ओके, मैं अभी चू वाला वर्ड यूज करने वाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको फ्रेश रखना चाहता हूं मैं पॉडकास्ट को. तो आप चू नहीं हो, है ना. मतलब आप तुच्छ प्राणी हो जब तक आप डॉक्टर नहीं बनते. तो आप छोटे हो, आप एक कीड़े मकोड़े की तरह हो. ये दुनिया की सोच है. ये दुनिया की सोच क्या है कि जब तक आप बड़े नहीं हो तब तक ये दुनिया आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और आपको ग्रैंड बनना है जिससे ये दुनिया आपको ग्रैंड माने. तो ये रेस चल रही है एक. और दूसरी रेस क्या चल रही है कि आपको अपनी खुद की वासनाओं को, अपने डिजायर्स को पूरा करना है, जिससे आप अपने आप को ग्रैंड मानो. जैसे आपने कुछ डिजायर सेट कर दिया कि मुझे एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है, तो अब समाज नहीं चाहता है कि आप सिंगर बनो, लेकिन आप चाहते हो. तो आप जब सिंगर बन जाओगे तो आप अपनी खुद की नजर में ग्रैंड बन जाओगे. तो आपको सिंगर बनना है, अधिकारी बनना है, पावर चाहिए, पावर डायनेमिक्स चाहिए. आपको पावर चाहिए. पावर क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास पावर है तो क्या हो, लोग मेरे आगे झुकेंगे. तो अल्टीमेटली आप अपने ईगो को बढ़ा रहे हो. जो ईगो है, अहंकार है, अहम को आकार दे रहे हो. अहम मतलब क्या? मैं. आकार मतलब शेप. जबकि एक्चुअली इन रियलिटी कोई शेप होता ही नहीं है किसी चीज का. तो मतलब आप एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जी रहे हो. दैट इज वाई मैंने कहा कि दो तरीके के लोग हैं. एक कुछ लोग हैं 0.00001%
जो कि रियलिटी में जीते हैं, और एक लोग हैं जिन्होंने दुनिया का वर्ल्ड व्यू अपना बना रखा है। वर्ल्ड व्यू मतलब दुनिया की हर एक आदमी की यथा दृष्टि तथा सृष्टि है, दृष्टि सृष्टि पे चलता है मामला। यहाँ पे आप एक पहाड़ को देख रहे हो, मैं एक पहाड़ को देख रहा हूं, हम दोनों ही अलग अलग देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं वहां की नेचर की खूबसूरती और कैसे वो मेरे को कनेक्ट कर रही है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, यहां पहाड़ों पे अगर मेरा घर बन जाए और यहां पे हम रहें और मेरी बीवी हो यहां पे खड़ी हो, मेरे बच्चे हों और मेरे घर वाले हों, यहां पे आ जाए, हम सब रहें, फिर ये पहाड़ फिर वहां बनवा लूं, यहां बनवा लूं, तो आप उस तरीके से देख रहे हो, है ना। कि हो सकता है आप इस वजह से देख रहे हो क्योंकि आपके किसी भी दोस्त के पास पहाड़ पे घर नहीं है, तो आप इस वजह से देख रहे हो। आप जब भी देख रहे हो पहाड़ को, तो आपके अंदर वो दिख रहा है कि मुझे ग्रैंडियोसिटी कॉम्प्लेक्स में जाना है, मुझे अपने आप को बड़ा बनाना है। तो समाज का प्रेशर जो है वो क्या करेगा, आपको बड़ा बना रहा है, और आपका खुद का जो डिजायर का प्रेशर है वो भी आपको खुद बड़ा बना रहा है। तो ये ग्रैंडियोसिटी रेस चल रही है कि तुम साला छोटे हो, हम बड़े हैं, तुम साला छोटे हो, हम बड़े हैं, तुम स्प्लेंडर से चल रहे हो, देखो हम तो भैया रेंज रोवर से चलते हैं। तो ये एक दुनिया से अगर आप पूछोगे, अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पूछोगे, आसपास दोस्तों से देखोगे, तो वो भी ऐसे ही बात करते हैं कि अरे वो तो रेंज से चल रहा है, उसकी हम ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, अरे वो तो स्प्लेंडर से चल रहा है, वो तो चूतिया है। तो ये वर्ड मैं यूज करना नहीं चाहता था, लेकिन अब आ गया तो रहने दो। तो वो तुच्छ प्राणी है ना, वो छोटा कीड़ा मकोड़ा है स्प्लेंडर वाला, और रेंज रोवर वाला ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट है। इनफैक्ट आपको दुनिया ट्रीट भी वैसे करती है। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं एक 5 स्टार होटल में गया अपनी बाइक लेके, हमारा इवेंट था, तो बाइक की एंट्री पीछे से थी और मेन गेट से कार की एंट्री थी, और बाइक का जो पार्किंग स्पेस था वो उतना अच्छा नहीं बना हुआ था, और कार का पार्किंग स्पेस बहुत अच्छा बना हुआ था। तो आपको ये छोटी छोटी चीजों में छोटा दिखाया जाएगा कि आप गुड़गांव में गए, वहां पे आपने एंट्री मारी, एंट्री में वहां बोलती चलो पीछे जाके आओ, हट पीछे से आओ, तो साइकिल वालों का ये साइकिल वाला अंदर हट। तो ये है दुनिया। तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि समाज का एक प्रेशर है और खुद का एक प्रेशर है। तो खुद के डिजायर का प्रेशर है और समाज के डिजायर का प्रेशर है। ये दो प्रेशर जो है, ये दोनों ही इमेजिनेटिव है, ये दोनों ही झूठ है, मिथ्या है। ठीक है। अब जब तक आदमी को यही नहीं समझ में आता कि डिजायर में कुछ नहीं पड़ा, तब तक वो मेडिटेशन की क्या बात करेगा, ध्यान की क्या बात करेगा। क्योंकि यहां पे भी लोग अंदर आ रहे हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से कि स्पिरिचुअलिटी में भी लोग आते हैं, बाहर कुछ अचीव नहीं हो पाया, तो अब अंदर आ रहे हैं कि अब मुझे इस दुनिया में बड़ा बनना है। तो अल्टीमेटली वो अपना ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, अध्यात्म जो क्या बोलते हैं इसको, ग्रैंडियोसिटी बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आप अपनी ग्रैंडियोसिटी बढ़ा रहे हो, अपने आप को ग्रैंडियोसिटी में लेके जा रहे हो, ग्रैंड बन रहे हो, बड़े बन रहे हो, मेगा बन रहे हो, मेगा स्टार, सुपर स्टार, नॉट लिटिल स्टार, सुपर स्टार, सुपर डुपर स्टार, महानायक, महानेता, बाप रे बाप, महान, महात्मा गांधी, महात्मा, परमात्मा। एक है आत्मा तुच्छ, एक है परमात्मा। ये सब कुछ इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आएगा। तो पहले ये प्रत्यक्ष होना जरूरी है जो मैं बात कर रहा हूं। अगर ये मेरी बात सुन के नहीं जानना है, ये प्रत्यक्ष होना जरूरी है कि हाँ आप भी देख पा रहे हो मेरे साथ कि नहीं देख पा रहे। ये नहीं कि मेरी बातें सुन ली। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि एक और भी लेयर खुल रही है यहाँ पे कि जैसे कोई गुरु कोई बात करता है तो आप लड़ जाते हो। जैसे लोग मेरे से संदीप महेश्वरी के बारे में कुछ बात करता हूं तो लोग मेरे को गाली निकालने लगते हैं, जबकि उनको खुद भी प्रत्यक्ष नहीं है उस चीज का। नहीं, संदीप ने बोल दिया है कि भैया ये ऐसा है, तो हम तो भैया उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आपने क्या देखा है वो सच में ऐसा है? नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन संदीप ने। तो आप संदीप के ट्रस्ट पे अपना ट्रस्ट लगा रहे हो, आपको प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, आपको उस चीज का आभास, अनुभूति, बोध नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, आप उसके ट्रस्ट पे खेल रहे हो। ऐसे ही जब भी मैं किसी और गुरु के बारे में बात करता हूं तो लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया ये आपने इनके बारे में कैसे बोल दिया, वो सत्य बोल रहे हैं। आपने देखा है वो सत्य बोल रहे हैं? क्या आपने प्रत्यक्ष किया है इस चीज को?
तो जो भी मैं बता रहा हूं कि समाज के डिजायर का प्रेशर कैसे आपको पगलापन में लेके जाता है और आपके खुद के डिजायर के प्रेशर जो है वो कैसे पगलापन में लेके जाता है, क्या यह आप देख पा रहे हो? अगर आप खुद देख पा रहे हो तो आप सही दिशा में हो, नहीं देख पा रहे हो तो नहीं। अच्छा, एक चीज और क्लियर करनी जरूरी है। अभी रिसेंटली एक सहज समाधि करके संदीप महेश्वरी का आज सेशन आया, तो उन्होंने उसमें निर्विकल्प समाधि के बारे में कुछ बात करी थी और पतंजलि का ये टर्म है, तो उसके बारे में बात करी। लेकिन शुरू में उन्होंने एक बात करी कि जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में उन लोगों को नहीं जाना चाहिए जो आदमी अभी तैयार नहीं है, यानी पैसे से मुक्त नहीं है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए। पैसे से मुक्त मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास घर हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। बेसिक जो सर्वाइवल है वो आपका इंश्योर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले चीज तो हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्वेश्चन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स क्वेश्चन इट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला। जब हम क्वेश्चन करेंगे और सामने वाला भड़केगा, उसके बाद वो काउंटर देगा, तब मजा आएगा। क्योंकि देखिए, चक्कर क्या है कि मैं अपनी बात बोल के निकल गया, वो अपनी बात, इसमें मजा नहीं है। अल्टीमेटली जो चीज वो कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं, दोनों सेम ही है। लेकिन पहले भी मैं कुछ बोल चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से बारीकी से मतलब बोलने वाला हूं। देखो क्या होने वाला है। देखो, जब मैंने 23 की उम्र में चालू किया था तो मैंने हॉस्टल में रहता था, तो मेरे घर वाले पैसे दे रहे थे, 10-12 हजार रुपए मेरे पास आता था। सॉरी, एजुकेशन लोन ले रखा था तो हॉस्टल का पैसा दे रखा था, और मेरे पास जो मेस का पैसा आता था वो 4-5 हजार रुपये मेस का आ जाता था। तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। 3rd ईयर में मैं था, 1.5 साल मेरे पास थे, 2.5 साल मेरे पास थे, 3rd ईयर 4th ईयर एंड 6 मंथ इंटर्नशिप। तो वहां मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, तो मैं इंक्वायरी कर सकता था, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं दिल्ली आया 2.5 साल बाद और यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तब मैं 15 से 20 हजार रुपये कमाता था, जिसमें से मेरे इंडियन क्लासिकल की क्लासेस होती थी, उससे कुछ पैसे आते थे, और यूट्यूब से कुछ थोड़े बहुत पैसे आते थे, और हम लोग मिल बांट के 3 लोग रहते थे साथ में। तो मैं 6,000 रुपये देता था रूम का, और बाकी के जो 2 लोग मेरे साथ, जो मेरे 2 दोस्त रहते थे, वो अपना एक तो 3,000 देता था, एक 4,000 देता था। तो ऐसे मामला था। तो टोटल 12,000 रुपये का रेंट था, जिसमें से 6,000 मैं देता था, क्योंकि मुझे मास्टर रूम चाहिए था, सेपरेट रूम चाहिए। तो मैंने कहा मैं ज़्यादा दूंगा। तो हम लोग रहते, तो हमारा मेड आती नहीं थी, कुक आती नहीं थी, खुद खाना बनाते थे खुद। तो हमारा क्या था कि हमारे पास ये नहीं था कि खाने पीने की कमी है या रेंट की कमी है, क्योंकि हम साथ में मिलकर रहते थे। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए सबसे पहले कि जब मैंने चालू किया तो मेरे पास सर्वाइवल की कमी नहीं थी, तो घर वाले कहीं ना कहीं दे रहे थे, और ये था। अब एक और लेयर इसमें डालते हैं। पहली चीज तो, जो आदमी जिज्ञासा के दरवाजे से अंदर आता है अध्यात्म में, उस आदमी का सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। क्योंकि आपने सुना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अद्वैत वेदांता, आपके अंदर से इंट्रीग आई कि चलो देखते हैं, बहुत लोग बात करते हैं इसके बारे में, इसमें भी क्या होता है। लेकिन अंदर से आपको आईफोन ही चाहिए, अंदर से आपको सच्चा प्यार ही चाहिए, अंदर से आपको नेम फेम मनी चाहिए। लेकिन आप नाटक कर रहे हो कि देखो मैं तो अद्वैत वेदांता फॉलो करता हूं। अंदर से आपको चाहिए कुछ और, क्योंकि आपको कभी इन्वेस्टिगेशन करी नहीं कि आपको अंदर से क्या चाहिए। तो आपको आप बोल देते हो नहीं मुझे तो स्पिरिचुअलिटी में आना। क्यों आना भैया? मेरा शुरू में इंटरेस्ट था। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 साल 1-1.5 साल पहले मैं पॉडकास्ट करता था, मतलब वीडियो पॉडकास्ट। तो लोग मेरे से आते थे, क्वेश्चन पूछते थे। आपने देखा होगा 4-5 लोगों के साथ मैंने 5-6 लोगों के साथ किया। उसमें से जैसे ही कोई आता सबसे पहले मैं ये पूछता था कि आप क्यों आए यहाँ पे। जैसे मतलब आप सोचो, आप संदीप महेश्वरी के ऑनलाइन सेशन में जा रहे हो और वहाँ पे क्या हो रहा है, आपसे पूछना हाँ क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताएं, आंसर बताएं। मेरे साथ जब आप आओगे ना तो पता है क्या होता है, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों, आपका इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि किस तरीके से इससे बात करनी है। तो 19 साल का लड़का
ज़्यादातर जो लौंडे हैं स्पिरिचुअलिटी में, मैंने देखा है कि 18 से 24 वाले ज़्यादा आते हैं इसमें, जो कि सही भी है और गलत भी है। गलत कैसे है? जब आदमी बोल रहा है कि मैं इंटरेस्ट में हूं इसके, तब समझ लो कि वो क्यूरियोसिटी के रास्ते से आ रहा है। तो मैं बोला कि भैया कि उसने बोला कि मैं इंटरेस्ट में हूं, मुझे इंटरेस्ट था शुरू से ही, आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट। मैंने कहा वाई वर यू इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट? बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो इट। वाई डू वांट टू नो इट? बिकॉज यू नो इट अट्रैक्टेड मी। इट इज जस्ट लाइक अ कॉमिक बुक कि चाचा चौधरी अट्रैक्टेड मी, चंपक अट्रैक्टेड मी, हैरी पॉटर अट्रैक्टेड मी, एवेंजर्स अट्रैक्टेड मी। वाई इट वॉज अट्रैक्टेड? बिकॉज इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो आइडेंटिफिकेशन की फैक्टर क्या है यहां पे कि द पर्सन इज गेटिंग द एंट्री फ्रॉम द डोर ऑफ क्यूरियोसिटी। Once you are coming into the door of curiosity, there is a high possibility, in fact 100% possibility, that you are just wasting your time. Because the moment you know what is Advaita Vedanta, the limitations of Advaita Vedanta, what happens is कि अब आप कहोगे यहां तो कुछ और है नहीं जानने के लिए, अब आप वापस अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाओगे, जो भी आप कर रहे थे करने लगोगे वापस। फिर आप हो सकता है कि और कुछ पकड़ लो, हो सकता है कुछ और नया टर्म, रेकी क्या होता है, कुंडलिनी क्या होता है, इन सब में जाओ। फिर वहां भी आप जाओगे, जैसे जानोगे कुंडलिनी क्या होता है, फिर आप कहोगे अरे ये क्या है, रेकी क्या होता है, अरे ची क्या होता है, अरे प्राणा क्या होता है, अरे ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब आप जान लोगे और होगा कुछ नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको नॉलेज मिल रही है, उस नॉलेज का घंटा अचार डालो, उससे अच्छा आग लगा दो उस नॉलेज को, वो बकवास नॉलेज है एक नंबर की, क्योंकि नॉलेज से कुछ होता नहीं है। तो आपको एक लड़की के कपड़ों के ब्रा पैंटी के पीछे देखना है क्या है, समझना ध्यान से कि ये लड़की है, इस लड़की को मुझे नग्न अवस्था में देखना है। जैसे ही आपने उसको नंगा देखा, अब क्या होगा कि शुरू में 2-3 महीने तो बड़ा आपको मजा आएगा, लेकिन चौथे महीने दैट विल बिकम बोरिंग। सो क्यूरियोसिटी इमीडिएटली आपकी ढह गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस की मूवी देखते हो और फिर आप इमीडिएटली जाके सर्च करते हो कि इसकी कोई न्यूड सीन्स है क्या इंटरनेट पे, तो आप जाके देखते हो कि हाँ ये न्यूड सीन है, तो आपने उसका न्यूड सीन देख लिया, अंदर उसका ब्रेस्ट देख लिया, उसका एस देख ली, आपने कहा हाँ मजा आ गया, है ना। तो खत्म हो गई क्यूरियोसिटी कि क्या छुपा रही थी, क्या छुपा रही थी, क्या छुपा रही थी, अब ये देख लिया तो खत्म हो गया। आई नो कि मैं थोड़ा एग्जाम्पल बड़े खतरनाक देता हूं, बट क्योंकि ये एग्जाम्पल सही है बहुत, और समझ बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि ये लौंडे आजकल के यही सब कर रहे हैं, तो उनको रिलेटेबिलिटी के लिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता है। अब मैं वो एग्जाम्पल नहीं दे सकता कि आप जानना चाहते हो कि भगवत गीता में इस श्लोक में क्या लिखा था, और आपने भगवत गीता खोली और आपने देखा तो आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, बिकॉज यू विल नॉट रिलेट। सो आई एम नॉट गिविंग दैट एग्जाम्पल। हो सकता है 2000 साल पहले अगर मैं होता तो ये एग्जाम्पल देता। सो अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। तो क्यूरियोसिटी वाले जितने भी हैं कि आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट दीज टॉपिक्स, क्यों? क्योंकि मुझे रिसर्च करनी है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं, मुझे कुछ बुक्स लिखनी है। तो अल्टीमेटली जो कृष्ण कह रहे थे वो बात सत्य हो गई। कृष्ण ने बोला था कि मेरे शरण में 4 लोग आते हैं, मेरी शरण में 4 लोग आते हैं। ये अध्याय 8 में एक श्लोक है, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 4 प्रकार के लोग मेरे समर्पण में आते हैं, कृष्ण ने बोला। तो अर्जुन ने पूछा कौन है वो 4 लोग? तो उन्होंने सबसे बोला कि एक वो जिज्ञासु हैं, जो वो जानना चाहते हैं कि हाँ भाई क्या है, क्या छुपा रहे हो, ब्रा पैंटी के पीछे क्या है, राइट। तो कि भगवत गीता में क्या लिखा है, अरे बड़ा लोग बात करते हैं भगवत गीता के बारे में, क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं, चलो खरीद लेते हैं, चलो पढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी। दूसरे लोग जो हैं, जो मेरे अंदर से अर्थ निकालना चाहते हैं, मतलब मुझे ये पढ़ना है, मुझे पार्थ सिंह को सुनना है, संदीप को सुनना है, कृष्णमूर्ति को सुनना है, जिससे मैं अपने आर्टिकल्स लिख सकूं, जिससे मैं रिसर्च निकाल सकूं, पेपर्स निकाल सकूं, जिससे मैं बुक्स लिख सकूं, जिससे मैं एक अपना यूट्यूब चैनल चालू कर सकूं। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे नेम फेम मनी, वो कनेक्टेड टू नेम फेम मनी। तो अर्थार्थी, तो पहले हो गए जिज्ञासु, दूसरे हो गए अर्थार्थी, जो अर्थ निकालना चाहते हैं। अर्थ मतलब क्या, जो इस भौतिक जगत की मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं उनको पाना चाहते हैं। अब तीसरे कौन है? तीसरे वो हैं जो ऑलरेडी मेरे
यहाँ आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे रोज पॉडकास्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं पे रहना है, इसी में मैं हूँ पिछले 7-8 साल से। तो आप भी यही कर रहे हो। तो जो ऑलरेडी हैं मेरे साथ मौजूद वो आते हैं, ये कृष्ण ने कहा। अब चौथा क्या बोला उन्होंने, जो कि सबसे खतरनाक था, वो था कि वो जो दुखी है। ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि अब आपका हाथ कट गया है। अब आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। अब आप वहां पे ये नहीं कहोगे कि मुझे क्यूरियोसिटी है हॉस्पिटल जाने में। तो अब आप अपने पूरा दम लगा दोगे हॉस्पिटल जाने के लिए। यानी एक प्रॉब्लम आ गई है, आपको समझ में आ गया है कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा भयंकर है कि मुझे दर्द हो रहा है, और वो दर्द जो है वो आपको खत्म करना है। क्यूरियोसिटी में दर्द नहीं है, समझने की कोशिश करो। क्यूरियोसिटी में एक डिजायर है, जो फुलफिल होगा तो भी ठीक, नहीं फुलफिल होगा तो मुझे आईफोन और सच्चा प्यार चाहिए, क्योंकि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे वहां दर्द हो रहा है। अभी मुझे इससे दर्द नहीं होगा कि भगवत गीता में क्या लिखा है, लेकिन जो आदमी सब कुछ करके देख चुका है उसके लिए ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो मैं कई बार इसको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जब क्लियर अप हो जाती हैं, तब बात आती है कि समाधि क्या होती है। समधि मतलब बुद्धि जो है वो न्यूट्रलिटी में चली जाती है। जब आपका सारे डिजायर्स आपके माइंड को ऑक्यूपाई नहीं करके रह रहे हैं, आपका जो इनवॉलेंट्री थॉट्स हैं, जो तरंगे उठती हैं चित्त में, वो तरंगे नीचे गिर जाएं, यानी जो हड्डी है बाघ को वो मिल चुकी है, यानी जो टाइगर है उसको वो हड्डी मिल चुकी है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं पॉडकास्ट में। जिनको नहीं पता टाइगर हड्डी क्या, पुराने पॉडकास्ट सुने। तो टाइगर को हड्डी मिल गई, यानी मन को हड्डी मिल गया, वो बैठा हुआ है अपने पास। तो एक तो वो है, तो तरंगे उठना बंद हो गई। तो तरंगे क्यों उठती हैं? चित्त में एक्टिविटीज होती क्यों है, यानी मन जो है वो विचलित होता क्यों है, पहले समझने को। एक तो है कि मन को वो चाहिए जो उसको मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सक्सेस चाहिए, आपको सिंगर बनना है, आपको IAS IPS बनना है, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। फॉर्च्यूनर चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, महंगी महंगी घड़ियां चाहिए, आपको वो सब नहीं मिल रहा है, और आपके सारे दोस्तों के पास वो है, क्योंकि ये समाज आपको प्रवोक करता है कि आपके पास नहीं, आपके पास नहीं। तो आदमी बहुत ज्यादा पगला जाता है। समझने की कोशिश करो। सोचो ऐसा समाज होता जो कहता है कि चलो ठीक है नहीं है, लेकिन आप सुबह से शाम तक आपको यही दिखाया जा रहा है कि आपके पास घड़ी नहीं है, आपके पास कार नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं, और सुबह शाम तक। तो आदमी उसमें और वो प्रवोक करता है, आदमी को रीइंफोर्स करता है। तो यहां से हट गया। तो जैसे ही एक तो हो गया कि इनवॉलेंट्री जो थॉट्स हैं, यानी जैसे कि पैपू बज रहा है, टेम्पो की आवाज है, ट्रक की आवाज है, कोई गाना सुन लिया तो वो चल रहा है, डम 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 डिगा डिगा, है ना। तो एक तो वो हो गया। तो ये इनवॉलेंट्री थॉट्स है। दूसरा है वॉलेंट्री थॉट्स, विच इज ऑक्यूपाइड ऑन अ सर्टन गोल, ऑन अ सर्टन पॉइंट। द पॉइंट कैन बी अ डिजायर और अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। सो पहला तो इनवॉलेंट्री हो गया, दूसरा हो गया वॉलेंट्री। अब क्या होगा जैसे ही ये खत्म हुआ? अब डिजायर कैसे खत्म होगा उसके लिए एक बहुत लंबा पॉडकास्ट रहेगा, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिकॉज बहुत वो इंटेलेक्चुअल जो ये जो डिजायर है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग है, जो ये डिजायर 90% लोग का माइंड जो है वो डिजायर से ऑक्यूपाइड है। और वो जो डिजायर से ऑक्यूपाइड है, तो होता क्या है कि लोग पूरे टाइम उसी में जी रहे होते हैं कि मेरा यहाँ क्रैक नहीं हुआ, मेरा UPSC क्रैक नहीं हुआ, मेरा कोटा में क्रैक नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा बैंक की नौकरी की तैयारी है, ये वो व्हाटएवर जो भी है। तो वहां से मुक्त हो गए आप, है ना। लेट्स नॉट गोइंग टू हाउ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आपका इमीडिएट क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इसमें ध्यान नहीं लगाएंगे तो भैया हम करेंगे क्यों, है ना। मतलब हम सक्सेसफुल कैसे होंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, बिकॉज इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो बट डोंट थिंक कि डिजायर के ऊपर आपको काम नहीं करना है ना। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक होता है कि घुड़सवार आपके ऊपर है, और एक होता है कि आप घुड़सवार हो, है ना। कि एक है कि घोड़ा आपके ऊपर सवार है, आप घोड़े के ऊपर सवार हो। तो मैं सिंपल से 2-3 लाइनें और बोलूंगा इसमें कि मैंने टी शर्ट पहननी है और मैंने टी शर्ट उतारनी है।
आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने टी शर्ट उतार नहीं सकते, आपके पास टी शर्ट आप पहने हुए, वो टी शर्ट उतर नहीं रही है। मतलब वो जो डिजायर है वो बसा हुआ है, वास रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मनोमय या जो मन की कोशिकाएं हैं, यानी जो सेल्स हैं, जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, वो साला उसके अंदर तुम्हारा वो घुसा हुआ है डिजायर। तो वो टी शर्ट उतर नहीं रही है। तो टी शर्ट जब चाहो तो आप उतार सकते हो, जब चाहो तो आप पहन सकते हो। तो बस अब इतना ही बोलूंगा। तो एक तो है कि आपका वॉलंटरी थॉट है, दूसरा है आपका इनवॉलंटरी। अब क्या होगा जैसे ये दोनों से आप मुक्त हो गए, क्योंकि वॉलंटरी थॉट से मुक्त होने के लिए आपको कुछ सर्टेन चीजें चाहिए जिसके बारे में बात कर चुका हूं। इनवॉलंटरी से मुक्त होने के लिए आपको सर्टेन चीजें चाहिए जिसके बारे में बात कर चुका हूं। अब क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा कि आप बैठे हुए हो अपने कमरे में और माइंड बिल्कुल ऑक्यूपाइड नहीं है किसी भी चीज के लिए। इस स्थिति को वैराग्य बोलते हैं। ये वैराग का पहला चरण है। अब ये गहराता है धीरे धीरे, साल बर साल ये गहराएगा, जैसे समझ गहरी होती जाएगी, जितनी समझ गहरी होगी उतना गहरा जाएगा। वैराग्य मतलब होता है बियॉन्ड डिजायर। अब क्या होगा कि इसको जब एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाता है तो माइंड कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। अब आप बाहर बैठे हो अपनी बालकनी में, आपका माइंड ऑक्यूपाइड ही नहीं किसी चीज के लिए। आपने सारे काम कर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा अरे यार अभी तो आज जिम नहीं किया, तो जिम करके आप चले आए। जरूरी काम जो है वो आपने कर लिए। एक मिनट, जरूरी काम जो है वो आपने सारे कर लिए। तो अब आपका माइंड ऑक्यूपाइड ही नहीं किसी चीज के लिए, क्योंकि जैसे सुबह आप उठे, आपने कहा अरे यार आज तो जिम नहीं हुआ, तो अभी आपका भले ही आपको समाधि प्राप्त हो चुकी है या आपका माइंड जो है वो वैराग्य में जा चुका है, पर आपने जिम नहीं किया तो वो फिर भी ऑक्यूपाइड होगा। लेट्स से आपने जिम कर लिया, ये योगा कर लिया, जो भी आप कर रहे थे, अब आप बैठे हो, फिर आपका मन आता है यार मेरा पेट निकल रहा है, मेरा हेल्थ नहीं सही है, तो उस पर आपने ध्यान लगाया, वो भी आपका निकल गया। तो अब आपका जब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं बची और जब कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्या स्टेट होगी? उस स्टेट को बोलते हैं एम्प्टीनेस। माइंड जो है वो बैठे बैठे खाली रहेगा, कुछ है ही नहीं करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि माइंड के थॉट जो है वो कम हो जाएंगे, सॉरी थॉट जो है वो खत्म हो जाएंगे। थॉट रहेगा लेकिन थॉट का कंटेंट नहीं रहेगा। थॉट ऑक्यूपाइड नहीं है किसी चीज को फिगर आउट करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ फिगर आउट करने के लिए। थॉट यहां पे नहीं चल रहा है। थॉट जैसे बैठे हुए एकदम से याद आ गया, अरे मैं मनाली गया था, ठीक है, वो ट्रिगर मेमोरी है। जैसे आपने कोई पेड़ वेड़ देखा, कोई वीडियो देखी, तो ट्रिगर मेमोरी है। तो ट्रिगर मेमोरी से आपका एक थॉट आ गया कि अरे मैं मनाली गया था, तो देखो याद आ गया, तो एक विचार आ गया, तो आप कहोगे अरे मेरा माइंड तो एम्प्टी नहीं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। माइंड एम्प्टी का मतलब है कि माइंड एक ऑक्यूपाइड स्टेट में नहीं है। माइंड इज नॉट ऑक्यूपाइड। डिजायर जो है वो पकड़ नहीं रहा उसको, ये डिजायर खत्म हो चुका है। और इनवॉलंटरी यानी जो तरंगे हैं फालतू की, वो आपने मेडिटेशन से खत्म कर दी, तो ध्यान है आपका, तो माइंड एम्प्टी हो गया। अब एक ऐसी स्टेट होगी जिसको हम कह सकते हैं वैराग या फिर आलसी स्टेट है ना। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि अगर आप बालकनी पे बैठे रहो तो आपका 2-3 घंटे बाद कुछ उल्टा सीधा करने का मन करने लगेगा, जैसे कि वीडियो देखना या सेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ना। तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरा माइंड तो एम्प्टी हो गया है, लेकिन ज्यादा देर तक एम्प्टी रहता नहीं, माइंड ऑक्यूपेंसी चाहता है। तो अब कहीं ना कहीं तो माइंड को लगा के रखना पड़ेगा। तो दिन के 8-9 घंटे आपको कुछ ना कुछ करना ही करना है, फिर भी चाहे आत्मज्ञान प्राप्त हो चाहे ना हो। लेकिन कुछ ऐसी, जैसे 2-3 घंटे आप वहां से निकल गए, बैठे हुए हैं, तब वहां पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि अरे यार मैं तो परेशान हुई है, वो दुनियादारी है। अब ये एक होती है स्टेट जहां पे आप कॉन्शियसली हर चीज को क्वेश्चन और ऑब्जर्व करके सारी चीजें खत्म कर देते हो माइंड में। ये स्टेट आती है जिसको हम कह सकते हैं कि
द फर्स्ट स्टेट ऑफ समाधि, ये पहली स्टेट है, यानी बीज समाधि। इसको बीज समाधि बोलते हैं। बीज समाधि क्या होता है कि चित्त में जो कंटेंट है चित्त का, यानी जो मेमोरीज हैं, जो कलेक्टेड संस्कार हैं, वो सब अभी भी हैं। अब संस्कार क्या होता है पहले समझने के। संस्कार, समस्कार, संस के कार्य यानी संसार के कार्य। हर एक आदमी एक काम लेके पैदा हुआ है। अगर कोई चोर है तो वो चोरी लेके पैदा हुआ, उसको चोर पूरी जिंदगी वो चोरियत में बीतेगी उसकी। एक आदमी अगर बहुत ज्यादा सेक्सुअल है तो वो सेक्सुअल पैदा होगा, तो वो सेक्स करेगा। तो 3 कैटेगरी में आपका यहां पे इस पृथ्वी पे जन्म होता है। पहली कैटेगरी है तमोगुणी, जहां पे आप टाइम पास कर रहे थे, करते रहोगे अनलेस एंड अनटिल आप चेंज नहीं कर रहे हो। टाइम पास में कुछ भी आ गया। ये आदतें, ये जो टेंडेंसीज है ना, ये टेंडेंसीज कंटिन्यू होती हैं। ये जो टेंडेंसी है ये कंटिन्यू होती है। ये समझना जरूरी है कि जो कुछ भी यूनिक है वो आपकी टेंडेंसीज हैं। आप कंटिन्यू नहीं होते हो, आप वहीं के वहीं हो। आपके सामने एकदम से डिस्प्ले बंद हो जाती है और डिस्प्ले चालू हो जाती है, डिस्प्ले बंद हो जाती है और डिस्प्ले चालू हो जाती है। जो कंटेंट दिख रहा है वो टेंडेंसीज के हिसाब से दिख रहा है। मतलब जैसे हमें लगता है हम मरेंगे तो फिर हम यहां से निकलेंगे, फिर हम जाएंगे वहां पे, फिर थोड़ी देर हम भूत योनि में रहेंगे, फिर वो जो प्रेत योनि भूत योनि होती है उसके बाद हम एक और जन्म लेंगे, तो आत्मा घूम रही है। नहीं, टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जब आप मर गए तो। मतलब है पर बहुत सटल है, क्योंकि प्राणमय कोशा अभी भी एक्टिव है। तो अब क्या होता है कि जो, चलो लेट्स नॉट गो इनटू दिस, लेट्स मेक इट वेरी सिंपलीफाइबल एज पॉसिबल। आपने डिस्प्ले चालू करी, आपकी टेंडेंसीज के अनुसार एक्शन होंगे। तो बेसिकली मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर आप मरते हो आज अभी, तो जो टेंडेंसीज हैं वो कंटिन्यू होती है, यानी जो आपकी हैबिट्स हैं, इनको संस्कार बोलते हैं। जैसे मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर टेंडेंसीज थी कि मुझे शुरू से इंटरेस्ट था म्यूजिक में। जब मैं 5th क्लास में था तो मैं एक बार टॉयलेट करके ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा था अपनी क्लास में, और थोड़ा सा डोर खुला हुआ था और डोर से ड्रम्स की आवाज आ रही थी एक क्लास में, और मैं थोड़ा सा करीब गया एंड इट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मी एज इफ इट वाज कॉलिंग मी। और जैसे मैंने दरवाजा खोला, आधा दरवाजा खुला था, काश वो वीडियो पे आ जाता तो आपको भी, काश कोई होता, कोई बंदा जो वो वीडियो उसकी शूट हो जाती, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। बट मुझे खुद भी अपने फेस पे वो एक्सप्रेशन देखने थे। तो वो खोला दरवाजा मैंने, और वहां पे म्यूजिक चल रहा था, और वहीं से मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं घर जाऊंगा और मम्मी से बोलूंगा कि मुझे ड्रामेटिक एक्टिविटी से निकाल के, मुझे ड्रामा में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं ड्रामा में था, एक्टिंग में था, तो मुझे अगर ड्रामेटिक नहीं चाहिए। मम्मी से मैंने बोला मुझे म्यूजिक करना है। तो मैं घर गया, मैंने मम्मी से सीधा बोल दिया, मम्मी मुझे म्यूजिक करना है, यही करना है, आप मुझे और कुछ नहीं करना। क्योंकि सिर्फ उतना सुनते ही इतना भयंकर अट्रैक्शन हो गया। और किसी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो संस्कार थे वो अलग अलग होते हैं सबके। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मम्मी ने मुझे 2,000 का मुझे SA41 कैसियो दिला दिया था। जैसे ही वो मुझे मिला, 2-2, 3-3 घंटे में उसके साथ बैठा रहता था और बजाता रहता था। तो आई वॉज प्लेइंग, आई स्टिल रिमेंबर, दिस इज 2004, आई वॉज प्लेइंग ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, क्योंकि उसमें वही बजता था सिर्फ। तो मैंने सोचा कि ये जो बज रहा है इसको मैं इसमें निकालता हूँ, पर वो मैं निकालने की कोशिश करी, पर टै 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 या इसके आगे आ नहीं रहा था। तो मैं बैठा रहा आधे घंटे 1 घंटे, एंड दिस इज 2004। आज भी याद है मुझे कि आधे 1 घंटे 2 घंटे हो गए, मैं आगे की नहीं समझ, मैंने कहा आगे क्या बजेगा, आगे क्या बजेगा, आगे क्या बजेगा। तो सडनली फिर मैंने कहा कि मेरे दिमाग में आया कि सजेशन दिया मेरे माइंड ने कि एक काम करते हैं, हम कल चलते हैं, और जो 8th क्लास का लड़का है ना, जो एक्टिविटी पीरियड में मेरे साथ बैठता है, उससे पूछूंगा। उसका नाम पता नहीं क्या अभय था, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, बट ही वॉज इन 8th क्लास, आई 5th, तो हमारा सीनियर था वो। तो मैं गया और उसके पास बैठा, थोड़ा वो पियानो बजा लेता था, मतलब सबसे उत्तीर्ण वही था, सबसे अच्छा वही था पियानो बजाने में।
उसके पास भी यही था, उसके पास थोड़ा महंगा मॉडल था, पर मेरे पास थोड़ा सस्ता वाला था। तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ये बताओ यार मुझे, मतलब यार वार तो नहीं बोलते थे बट वैसे बोला हुआ कि ये बताइए कि अच्छा ये इसमें आगे क्या बचेगा, 2 तो मैंने फिगर आउट कर लिया, 2 कीज, ये तीसरी की समझ नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा ये है ऐसे टाटा। मैंने कहा अच्छा ये, अरे तो ये मेरे तो फिगर ही आउट नहीं हो रहा था मेरे से। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई कीबोर्ड की। सो आई स्टार्टेड विद कीबोर्ड्स, और वहीं से मेरे फाउंडेशंस बहुत अच्छी इसी वजह से म्यूजिक में। आज इतने लोगों को मैं देखता हूँ जब मैं शोज करता हूँ तो स्ट्रगल करते हैं कि कीबोर्ड उनका टाइट नहीं है, तो उनका सुर टाइट नहीं है, तो दे हैव प्रॉब्लम इन पिकिंग स्केल, दे हैव प्रॉब्लम इन गेटिंग द कॉर्ड्स। तो संस्कार जो थे वो पहले से ही इनबिल्ड होते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि आपका जन्म हो रहा है, आपको ये देखना है जो टेंडेंसीज हैं वो आपकी रहेंगी। अब क्या होता है, जब 14-15 साल की उम्र में आया तब मेरे अंदर सफरिंग आने लगी, फिर मैंने दूसरा रास्ता खोजने लगा, संगीत भी चल रहा था। और 23 की उम्र में फिर वही हुआ जो आपको बताया था कि 23 की उम्र में मैंने ये सब किया। धीरे धीरे क्या हुआ पता चला, और जैसे से बड़ा सत्य आपको पता चलता जाता है। देखिए ये दुनिया तो आपको कभी बताएगी नहीं कि बड़ा सत्य क्या है, क्योंकि ये तो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जी रही है। तो जैसे जब बड़ा सत्य पता चलता गया, संस्कार मेरे खत्म होते गए, क्योंकि मुझे समझ में आता गया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है पहले कि मैं कौन हूँ, बिकॉज अगर वो मैं समझ जाता हूँ उसके बाद ये करता हूँ तो जिंदगी मेरी फिगर आउट है। तो दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो संस्कार अपने आप ढीले होने लगे। आज की डेट में जब मेरे संस्कार काफ़ी ढीले हो गए, दिस इज़ इन 2019 एक्चुअली, काफ़ी संस्कार जब ढीले हुए मेरे, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मार्केटिंग सीखनी है। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे पता था कि संगीत से कुछ हो नहीं रहा है, और अगर मुझे संगीत में आगे बढ़ना है और संगीत में ही कुछ करना है तो मुझे मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं कन्वेंशनल पाथवेज पे जा चुका था, मुंबई की ट्रेन पकड़ चुका था, रियलिटी शोज़ में जा चुका था, तो मुझे समझ में आ गया था कि मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अलग करना था कुछ। मुझे ये था कि मैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 ही तरीके हैं संगीतज्ञ बनने के, एक है बॉलीवुड की ट्रेन पकड़ो और एक है रियलिटी शोज़। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि बॉलीवुड की ट्रेन पकड़ने के बाद भी क्या होने वाला है ना, उसके बाद भी क्या। तो वहां से जब ढीले हुए संस्कार, तब उन्होंने मेरे को अलाउ किया, मेरे संस्कारों ने, कि मैं नया संस्कार बना सकता हूं। अब देखो कितनी भयंकर चेंज आई। कोई होगा, कोई ऐसा इंसान, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसा इंसान होता है जो अपने संस्कार को चेंज करे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आप पैदा हुए संगीतज्ञ, आप मरे संगीतज्ञ। आप पैदा हुए मैथमेटिशियन, आप मरे मैथमेटिशियन। आप पैदा हुए साइंटिस्ट, आप मरे साइंटिस्ट। ठीक है, आप पैदा हुए दारूबाज, आप मरे दारूबाज। यही तो हो रहा है। लोग अपने प्रारब्ध को चेंज कहां कर पा रहे हैं। इन प्रारब्ध कर्म या जो भी संस्कार है या सांशित कर्म है, इसको संस्कार बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, कहां चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने चेंज किया क्योंकि ढीले हो गए थे। 2019 तक आते आते वो ढीले हो गए, तो मैंने चेंज कर दिया। और मुझे यह भी पता था कि करना जरूरी भी है। तो शुरू में बिल्कुल बोरिंग लगी मार्केटिंग, लेकिन मुझे यह पता था कि मुझे संगीत से अगर प्यार है तो मुझे करना है। तो संगीत के प्यार के लिए मुझे करना पड़ा, और मैंने किया। तो आज की डेट में मैं जब चाहूं तो पूरे कपड़े उतार के साइड में रख सकता हूं। यानी क्या, कि मैं अगर चाहूं तो अभी 1 साल के लिए गाना ना गाऊं। 1 साल के लिए मैं गाना नहीं गाऊंगा। 1 साल के लिए कोई गाना सुनूंगा नहीं। सोचो, अगर मैं चाह लूं ना तो मैं ये कर सकता हूं। अगर मैं चाह लूं तो अभी इमीडिएट मार्केटिंग छोड़ सकता हूं। अभी मैं चाह लूं तो इमीडिएट। तो क्यों? क्योंकि संस्कार ढीले हैं। अब कैसे ढीले होते? 2 चीजें। एक तो है कि आपको साधना को निगेट नहीं करना है, कि आपने कहा एक काम करते हैं हम जब समझ के सही कर ले। समझने से कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट आज संदीप ने बोला भी था, संदीप जी ने, कि सिगरेट जो पी रहा है वो सिगरेट पी रहा है, तो आदतें तो नहीं जाती हैं। तो बात सही है। तो आदतें में डिसरप्शन अगर लाना है तो साधना का आवश्यकता जरूरी है। तो ज्ञान और ज्ञानेंद्रियों पे नियंत्रण, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। ज्ञान आता है अध्ययन करके, स्व अध्याय करके, खुद से पढ़ के। और ज्ञानेंद्रियों पे नियंत्रण आता है साधना से।
ये समझना जरूरी है पहले। अगर ये नहीं समझा तो गए खत्म। तो जब ये हो गया तो ज्ञानेंद्रियम ने, अब जैसे ये होगा संस्कार ढीले होने लगेंगे। अब एक पॉइंट आएगा जहां आप अपने संस्कार बना सकते हो या संस्कार को पूरी तरीके से मिटा सकते हो। तो यहां पे दो चीजें होती हैं। एक है कि आप साधना में इतने डीप चले जाओ, अपने आप सारी चीजें डिसॉल्व होने लगेंगी। इनफैक्ट आप अपनी मेमोरी को भी डिलीट कर सकते हो। उसको निर्बीज समाधि बोलते हैं, मतलब कुछ बचा ही नहीं, कंटेंट ही नहीं है, संस्कार पूरी तरीके से डिलीट हो गए, पूरा स्ट्रक्चर ही ढह गया। प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, सारे स्ट्रक्चर भट्ट से नीचे गिर गए, वो डिलीट कर दिया। क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर है, अगर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो डिलीटिंग का ऑप्शन भी होना चाहिए, समझना जरूरी है। क्योंकि पोलैरिटी काम करती है, लॉ ऑफ डुअलिटी है। अगर आप कोई चीज सुन के उसको रिकॉर्ड कर सकते हो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। यह है पतंजलि का राज। इसको बोलते हैं बीज समाधि, निर्बीज समाधि। लेकिन इसके बारे में ज्यादातर लोग बात करते नहीं है, ये नहीं पता है, क्योंकि ये शायद जरूरी नहीं है। कृष्णमूर्ति अप्रोच क्या है? देखो, संदीप जी जो है वो कृष्णमूर्ति अप्रोच पे चलते हैं ज्यादातर, कि इंटेलेक्चुअली अगर आप समझ जाओ कि डिजायर में कुछ नहीं है, जो कि मैं भी बात कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग के थ्रू, और ये पूरा का पूरा जो आइडेंटिफिकेशन का गेम है कि मैं ये शरीर हूं, मैं इंडियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं पंडित हूं, ये सबसे अगर आप मुक्त हो जाओ और समझ पाओ और आपको समझ में आया आइडेंटिफिकेशन गेम क्या है, कि आप एक्चुअली में कौन हो, तो ये सब बुद्धि से किया जा सकता है। साथ ही साथ थोड़ी बहुत आप साधना भी कर रहे हो तो आप कॉन्शियसली अपने संस्कार को ढीला कर सकते हो। और संस्कार अगर ढीले होंगे तो अहंकार भी ढीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अहंकार बनता कैसे है कि मैं एक आईएएस हूं, मैं एक सिंगर हूं, मैं एक पति हूं, है ना, मैं इंडियन हूं। तो भौतिक जगत में फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी भी है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी के सामने ये बोलोगे कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, तो भैया आपकी तो वाट लग गई। अगर आप अपने आर्मी कमांडर को जाके बोलोगे कि मैं इंडियन नहीं हूं, मुझे नहीं लड़ना ये वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 3, मैं इंडियन ही नहीं हूं, एक आर्मी अफसर, आर्मी सोल्जर जाके आर्मी अफसर से जाके बोले, तो आपकी तो वहां पिटाई हो जाएगी, या तो आपको भगा दिया जाएगा, है ना। तो वहां तो आपको मानना पड़ेगा कि भैया आप इंडियन हो, तभी तो आपको गुस्सा आएगा, तभी तो आपके अंदर वो आएगा, क्या बोलते हैं, जोश आएगा। भाई हर एक आर्मी वाले को देखो, अगर आप ध्यान से देखो आर्मी सोल्जर्स को, तो ये सब मान के बैठे हुए वो इंडियन है। वो जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री शिफ्ट होती जा रही है, यानी वो जो बॉर्डर्स है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। मतलब पहले अक्साई चिन्ह हमारा था, पहले ये गिलगिटस्तान जो इन्होंने रखा पाकिस्तानियों ने, जो ये ऊपर जो है हमारा, वो भी हमारा था, अखंड भारत हमारा था। तो आप क्या हो? आप ईरान हो, आप अफगानिस्तानी हो अब, या फिर आप नेपाली थे, आप बांग्लादेश भी नहीं है, अब श्रीलंका भी आपका था, अब आपका अक्साई चिन्ह भी आपका हो गया। अब आप कह रहे हो ये, अब कल को अगर आप कहोगे सिर्फ दिल्ली दिल्ली बचा, और दिल्ली दिल्ली इंडिया है केवल कि दिल्ली दिल्ली का जो बॉर्डर है, बाकी सब तो लूट लिया चाइना ने और दूसरी कंट्रीज ने, अब दिल्ली बचा है। तो दिल्ली, अब दिल्ली के लिए आपके अंदर इमोशंस आ जाएंगे कि हाँ दिल्ली इंडिया है, दिल्ली इंडिया, दिल्ली इंडिया है। तो ज्योमेट्री तो शिफ्ट होती जा रही है, बॉर्डर तो शिफ्ट होते जा रहे हैं। पिछले 1000 साल में कितना शिफ्ट हो गया। तो अगर क्वेश्चन करोगे आप, लेकिन तो आपका ये टूट जाएगा कि आप एक इंडियन हो, आप एक अर्थियन हो। आप, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका नाम तो नहीं रखा गया, बट अगर लेट्स से कि आप एबीसी सोलर सिस्टम वाले हो, या फिर आप एबीसी, या चलो मिल्की वेयन हो, मिल्की वेयन, है ना, मिल्की व्हाटएवर जो भी है, या एबीसी सोलर सिस्टम वाले हो, या फिर आप अर्थियन हो, आप एशियन हो, आप कॉकेशियन हो, आप नाइजेरियन हो, आप इंडियन हो, आप इंडिया में यूपी वाले हो या बिहार वाले हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडियन हो, आप उसमें पंडित हो या फिर कायस्थ हो, या आप ईस्ट यूपी वाले हो या आप वेस्ट यूपी वाले हो, या आप हिंदू हो या मुसलमान हो, या आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, आप हो क्या? आप क्या हो भाई? या आप सब कुछ हो या सब कुछ नहीं हो? तो
एक इंडियन सोल्जर को ये बताना कि बॉर्डर शिफ्ट हो रहा है और कल जो इंडिया था आज वो इंडिया नहीं है, या जो नफरत पाकिस्तान के लिए है, जो अफगानिस्तान के लिए नफरत है उनकी मिट्टी से, तो अगर वो मिट्टी आपके हाथ में रखेंगे तो आपको गुस्सा आने लगेगा, जबकि मिट्टी मिट्टी है। लेकिन इंडियन सोल्जर को यह बताना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसको यह पता चल गया तो इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं वो रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और मुक्त हो गया तो जोश नहीं आएगा, जोश नहीं आया तो ये हो सकता है युद्ध हार जाए। तो भौतिक जगत में ये प्रणाली जो है चल रही है, इसको चलने दो, कहीं कहीं जरूरी भी है। ठीक है। अब रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी है। जैसे उनके शिष्य चले जाएं, वो अपनी पत्नी से बोलते थे क्या बना है खाने में। तो 1-2 महीने तो पत्नी ने कुछ नहीं बोला, उनकी जो पत्नी थी, उनकी अर्धांगिनी। तो चौथे महीने उन्होंने बोला कि आप एक बात बताइए, आप इतने बड़े लेक्चर देते हो, इतने गुणी व्यक्ति हो, दुनिया की बातें करते हो, आत्मज्ञान है, ये है वो है, और आपको खाने से ही आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो। आपको ये क्या बना है, क्या बना है, आप यही चल। बाय द वे कहानी मैंने सदगुरु से सुनी थी और आई थिंक संदीप जी ने भी इसको बताया है। तो आपको यही नहीं पता? तो उन्होंने कहा देखो मेरी प्रिय, जिस दिन मैं ये पूछना बंद कर दूं खाने में क्या बना हुआ है, उस दिन समझ लेना मैं 3 से 4 दिन में शरीर छोड़ दूंगा, इच्छा मृत्यु कर लूंगा, यानी महासमाधि, व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि अगर मैं इन संस्कारों को, यानी एक एज अ इंडियन सोल्जर, ये मानना ही बंद कर दूं कि इस रियलिटी में ही जीने लगूं, तो सारी चीजें छूटने लगेंगी, जिसको लिबरेशन बोलते हैं, मोक्ष होता है। तो मेरे अंदर वो जोश नहीं आएगा, वो जज्बा नहीं आएगा लड़ने के लिए। लेकिन सत्य जानने के बावजूद भी मैं एज एन इंडियन सोल्जर जोश और जज्बा ला सकता हूं अगर मैं इस झूठ को रोज बोलने लगूं कि हमारी मिट्टी, उनकी मिट्टी, घटिया मिट्टी, और हिंदुस्तान के लिए जो इमोशंस है वो ऑटोमेटिकली मैं झूठा झूठ लाने लगूं। तो 1-2 महीने बाद क्या होगा, चाहे आपको आत्मज्ञान प्राप्त है चाहे नहीं है, तब भी आप उसी कैरेक्टर में जी पाओगे जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने किया। वो जानते थे सत्य क्या है, लेकिन जानबूझ के वो प्रारब्ध स्टेबल कर रख रहे थे, वो संस्कार स्टेबल रख रहे थे, क्योंकि अगर पता था कि अगर ऐसे कर दिया तो छोड़ सब कुछ, तो छूट जाएगा सब कुछ, ढांचा गिर जाएगा। तो जानबूझ के वो खाने की बातें करते थे, क्योंकि अगर डिजायर पूरी तरीके से डिप्लीट हो गए तो जीने की इच्छा भी मर जाएगी, और जीने की इच्छा अगर मर गई तो ऑटोमेटिकली शरीर छूटेगा, क्योंकि आपके सारे संस्कार जो हैं वो एकदम बीज समाधि से निर्बीज समाधि की तरफ जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं, ढांचा ही नहीं बचा। तो होता क्या है कि अगर आप एक इंडियन सोल्जर भी हो और ये सत्य जानते भी हो तो भी आपको ड्रामा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सत्य नहीं जानते हो तो आपके लिए सब चीजें इजी हैं। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे हम, तो जो अज्ञान है एज एन इंडियन सोल्जर वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अब समझ में आया? तो ये है संस्कार बेसिकली। तो संस्कार जो है वो सारे जो हैबिट्स हैं, टेंडेंसीज हैं, जो डिजायर्स हैं, जिस तरीके से आप करते चले आ रहे हो, जो एक मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरीके से आप पहले करते चले आए थे वैसे ही अभी भी कर रहे हो, तो उसको आप अगर समझ जाओ सत्य क्या है और अपने मन की तरंगे, जो चित्त की तरंगे हैं, उनको गिरा सको, तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर वो बहुत तीव्र है, बहुत इंटेंस है, तो नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो जिंदगी में, तो पहले उसको एक्सप्रेस करो जिससे वो ढीला हो। अगर सच्चा प्यार चाहिए और आप कह रहे हो कि मुझे सच्चा प्यार नहीं चाहिए, मैं स्पिरिचुअलिटी में अपना मार्ग खोजूंगा, क्यों? क्योंकि बाहर मुझे कुछ मिला नहीं, तो आप घोंचू हो। आपका वो ढीलापन नहीं आया है, आपके मन में जो डिजायर है वो ढीला नहीं हुआ है सच्चे प्यार का।
सच्चे प्यार का डिजायर ढीला कब होगा? जब आपको एक ऐसी लड़की मिलेगी जो आपसे प्यार करे, तभी तो ढीला होगा। कि कैसे मिल जाएगा कि नहीं ढीला होगा? कि आप नाटक कर रहे हो कि नहीं सर अब तो मैं मेडिटेशन करूंगा, अब तो इसी वजह से सारी चीजें करनी है और उससे मुक्त होना है। एक्सप्रेशन इज द रियल लिबरेशन। एक्सप्रेशन इज द रियल लिबरेशन। यू एक्सप्रेस इट एंड यू लर्न फ्रॉम इट। Once you learn from it, you get liberated. Now, there are people who actually are expressing and they are not learning. For example, Elon Musk. He's just expressing, but he's not learning that nothing is there. But क्या उसके गोल में उसमें क्या नहीं, ऐसा नहीं। उसका गोल उसका हमेशा अचीव होगा, लेकिन उस गोल की इस अस्तित्व में महत्वता क्या है? आपका अस्तित्व जो है वो 60-70 साल का है। उस 60-70 साल में मैं मानता हूं कि आप मंगल ग्रह पे पहुंचा भी दे रहे हो। उससे आपके अस्तित्व पे कोई ग्रोथ इवोल्यूशन नहीं हुआ है, कोई विकसितपना नहीं आया, कोई विकसित नहीं हुए हो। आप मटेरियल में विकसित हुए हो, पर अध्यात्म में कोई एवोल्यूशन नहीं आया। आध्यात्मिक जगत में स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं आया, मटेरियलिस्टिक एवोल्यूशन आ गया आपकी जिंदगी में। ये दुनिया मेटलिस्टिक एवोल्यूशन के पीछे पागल है, और ज्यादातर लोग तो मेटलिस्टिक एवोल्यूशन के पीछे पागल नहीं है, मेटलिस्टिक पोजेशन के पीछे पागल है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटलिस्टिक एवोल्यूशन एंड मेटलिस्टिक पोजेशन? मेटलिस्टिक पोजेशन इज मुझे ये चाहिए, ये चीज, ये वस्तु, उससे मुझे क्या है, मुझे प्लेजर मिलेगा, तो दे आर गोइंग फॉर द प्लेजर, तामसिक काम के लिए। Materialistic evolution is when you are constructively involved in doing a particular karma yoga. Like for example, you are doing some composition and you want to become A.R. Rahman. That is materialistic evolution. But if you say कि मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे रशियन और नेपाली का संभोग करना है, क्योंकि मुझे रेंज रोवर खरीदनी है, मुझे दिखावा करना है, मुझे स्टेटस बनाना है जिससे लोग मेरे से जलेंगे, उससे क्या होगा, उससे मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ये चाहिए, तो ये मेटलिस्टिक पोजीशन है। तो दो ही कैटेगरी में आदमी घूम रहा है। इन दोनों कैटेगरी में कहीं भी कोई भी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं है, और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं है तो संस्कार टाइट रहेगा। संस्कार टाइट रहेगा तो संस्कार से मुक्ति नहीं होगी, और संस्कार से अगर मुक्ति नहीं हुई तो रियल ट्रूथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो आप कर ही नहीं सकते। आप पूरे टाइम तो उसी में घुसे रहोगे। और रियल ट्रूथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना क्यों है, यह भी समझना जरूरी, क्योंकि बाहर सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है, इसलिए रियल ट्रूथ पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो दो चीजें हैं, एक है ज्ञान और एक है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञान जो है वो आपको समझाएगा कि आप कौन हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां फिर भी कंट्रोल में नहीं आएंगी। ज्ञानेंद्रियां कंट्रोल में आएंगी सिर्फ और सिर्फ साधना करके। तो दोनों साथ में चलने हैं आजीवन, साधना और ज्ञान, विच इज आत्मज्ञान। तो ये दोनों साथ में चलेंगे। कहीं ये मत सोच लेना कि भैया एक पॉइंट के बाद साधना अगर रोक दें फिर हम कंट्रोल कर ले जाएंगे, नहीं, वापस आपका माइंड आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो दो चीजें। अब एक और चीज देखिए, जब ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएंगी तब बुद्धि न्यूट्रल में आ जाएगी। बुद्धि का मतलब क्या है? थॉट्स, क्वेश्चनिंग, एक्टिविटी, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब बुद्धि में आता है। एनालिटिकल माइंडसेट, क्वेश्चनिंग, बुद्धि एकदम न्यूट्रल आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन क्यों करना है? क्योंकि आपको सीकिंग है कोई। पर जब सीकिंग ही नहीं है, खोज ही नहीं है, सर्चिंग ही नहीं है, तो कहां से करोगे, है ना? तो बुद्धि ऑटोमेटिकली आपकी जीरो हो जाएगी। इसको समाधि बोलते हैं। एक और भी तरीका है जो कि थोड़ा मिस्टिकल है, वो है कि आप कोई क्वेश्चन मत करो, इंटेलेक्चुअली कृष्णमूर्ति वाला अप्रोच मत फॉलो करो, आप ज्ञान की तरफ जाओ ही मत, आप चुपचाप बस साधना करते रहो। लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि आपने अपने शरीर में प्राण बढ़ा लिए, अपनी एनर्जी बढ़ा ली, उसमें हो सकता है कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो जाए, और अवेकनिंग होने के बाद आप शरीर छोड़ दिया आपने, तो शरीर छोड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। शरीर
छोड़ने से इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ दिया तो आपके संस्कार ढह गए। संस्कार तो फिर भी रहेंगे ना, क्योंकि इच्छा तो थी, इन्वेस्टिगेशन तो की नहीं भाई। कॉन्शियसली आपने छोड़ा कहाँ? आपको तो अभी भी कुछ चाहिए। आप तो भाई देखो, आपको बनना सिंगर था, ठीक है, IAS IPS में जाना था, लेकिन आपको वो प्राप्त नहीं हुआ तो आपने महासमाधि लगानी चालू कर दी। आपने प्राण बढ़ाने लगे, अपने साधना करने करते रहे, अब वो बढ़ना चालू हो गया, और उसके बाद आपने उसमें आप इजेक्ट हो गए बॉडी से, जो भी है आपने शरीर छोड़ दिया। अब क्या छोड़ा क्या नहीं उस पर मैं नहीं आऊंगा अभी। शरीर छूट गया आपका, अब क्या होगा? उससे कोई फायदा नहीं है, वो टेंडेंसीज फिर कंटिन्यू होंगी वहीं से। तो वो जब ये समझ में आ जाए पूरी तरीके से कि हाँ भाई ठीक है, इंटेलेक्चुअली भी आपने समझा, ऐसा नहीं है, और इंटेलेक्चुअली ही समझ के आप जो शेल है, यानी जो प्राण में शरीर का जो ढांचा है, उसको आप कमजोर कर सकते हो, और फिर संस्कार ढह जाएगा। और ईगो तो ढहना ही ढहना है। तो ईगो और संस्कार अगर ढह गए तो टेंडेंसीज ढह गई, हैबिट्स ढह गई। उसके बाद फिर आपका जो जीवन है उसमें कोई ऑक्यूपेशन रहता है, लेकिन ऑक्यूपेशन आपके सर पे भूत की तरह सवार नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली ऊर्जा में तो जियोगे ही ना, ऊर्जा तो निकालनी है कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से कृष्णमूर्ति एंड तक बातें करते रहे, लेक्चर्स देते रहे, ट्रैवल करते रहे, जिससे वो उस एनर्जी को कहीं तो निकाल सके। ऑल्दो इसके बारे में बात नहीं करी उन्होंने। इसी वजह से संदीप भी यही कर रहे हैं, बिकॉज और करेंगे क्या? अगर नहीं करेंगे तो नीचे से निकलेगा, तो ऊपर से निकालो। ये थैंक यू सो मच, टेक केयर।